सुनो, तो आज एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना पढ़ेंगे सुपरपोजिशन का, जिसको हम लोग बीट्स कहते हैं। नाम सुना है बीट्स का? बोलो। हाँ सर। क्या होता है? कैसा साउंड होता है बीट्स, बताओ। डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, कोई एग्जांपल बता दो साउंड, मतलब बीट्स वाला कैसा साउंड होता है। नहीं, वो फैक्ट्री वाला सायरन देखा है जिसमें आवाज धीरे 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 ऊंचा होता है, फिर कम होता है, फिर नीचा होता है, ऐसा वाला? हाँ सर। या एम्बुलेंस जो जाती है उसमें देखते हो रिपीटेटिव साउंड, स्लो से फास्ट, फास्ट से स्लो होता रहता है। यस सर। फास्ट नहीं बोलेंगे उसको, लाउडनेस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता रहता है, पीरियोडिकली ऐसा होता रहता है। इसको बीट्स कहते हैं। तो बीट्स कैसे बनता है कि जब भी दो साउंड अगर एक दूसरे को सुपरपोज करता है, जिस साउंड का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होगा बट फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है, तो वैसे केस में इस तरह का रिपीटेटिव पैटर्न बनता है जहां की इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम होता है। वैसे साउंड को हम लोग बीट्स कहते हैं। अभी डिराइव करके बताते हैं कैसे। सो फॉर्म एग्जांपल, आई मीन डेफिनेशन वाइज, ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी। ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये स्लाइटली डिफरेंट भी क्यों है पता चल जाएगा। आर साउंडेड टुगेदर, तो एक नया साउंड बनता है जिसका फ्रीक्वेंसी होता है एवरेज ऑफ दीज टू, और लाउडनेस दैट इज इंटेंसिटी। लाउडनेस इंटेंसिटी ही है। लाउडनेस तो स्केल है ना, मेजर ऑफ इंटेंसिटी ही है ना। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड रिपीटेडली ग्रोज एंड देन डिकेज रादर देन बीइंग कांस्टेंट। तो ऐसे साउंड को हम लोग बीट्स कहते हैं। कैसे होता है देखो, इसका मतलब क्या हुआ इस बात का, ये तो डेफिनेशन है, इस बात का मतलब अभी समझ आएगा। देखिए ध्यान से, सपोज एक साउंड वेव का इक्वेशन मैंने ले लिया, लेट्स से ए साइन ओमेगा 1 कह दो टी प्लस या माइनस कह दो, अब सेम डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस के एक्स, है ना। एक दूसरे साउंड का इक्वेशन ले लिया, देखो मीडियम सेम है, मीडियम सेम है मतलब स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगा, हाँ है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगा, और अगर स्पीड ऑफ साउंड सेम है और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लो आई मीन फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट है अगर ऐसा कुछ, तो उस केस में जो साउंड बनेगा सुपरपोजिशन से उसको हम लोग बीट्स कहते हैं। एनीवे तो देखो, तो एक का अगर मैंने लिख लिया ओमेगा 1, या ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं, तो आसानी होगी, अभी से ही लिख देता हूँ इसको ऐसे, 2πf1t ऐसा। दूसरे को लिख देता हूं ए साइन 2πf2t माइनस के एक्स। F1 F2 में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी।
इन दोनों को सुपरपोज करोगे तो जो रिजल्टेंट साउंड होगा वो क्या होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी वाला कहानी। यस। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी को क्या लिख सकते हैं बताओ? बोलो। सर 2 sin c + d/2 cos c minus d। प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना? तो हाँ। साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे, तो सी प्लस डी बाई टू अगर हम करेंगे तो इधर तो माइनस के एक्स ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई f1 प्लस f2 बाई टू इंटू टी होगा, यस। इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो कॉस सी माइनस डी बाई टू अगर करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के एक्स वाला टर्म चला जाएगा। बोलिए। यस। तो कुछ ऐसा होगा। हाँ। इसको ऐसे लिख देते हैं, 2a cos ऑफ पाई इंटू f1 माइनस f2 इंटू टी इंटू साइन ऑफ 2 पाई इंटू f1 प्लस f2 बाई टू इंटू टी माइनस के एक्स। कुछ ऐसा हुआ। यस। इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको समझ आएगा कि जो नया साउंड बना उस साउंड का एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? और उस साउंड की रिजल्टेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी एवरेज ऑफ सुपरपोजिंग वन, है ना? हाँ। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम बन गया अगर, तो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज करेगा तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज करेगा और साउंड की फ्रीक्वेंसी सुपरपोजिंग साउंड का हाफ होगा। यही कहानी हुई कुल मिला के इस डेफिनेशन में। यस। हाँ। तो ये जो साउंड बना यही साउंड बीट्स है। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें अगर हम एम्पलीट्यूड को देखें तो ये मुझे मिल गया 2a cos ऑफ पाई इंटू f1 माइनस f2 इंटू टी, ऐसा कुछ मिला। तो साउंड की जो इंटेंसिटी होगी पिछले लेक्चर में देखा था, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा हाँ। ऐसा। तो अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी varies with frequency f1 माइनस f2 का मॉड। कोई भी आई बात समझ में? देखो,
एम्पलीट्यूड का Yes. स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा ना, होगा। और कॉस हाँ स्क्वायर का पीरियड पाई होगा, हाँ तो फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 हुआ, yes. नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? हाँ तो बीट फ्रीक्वेंसी अलग चीज होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट अलग चीज होता है। बीट जस्ट एक टाइप का साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2/2 होगी, और बीट फ्रीक्वेंसी मॉड ऑफ F1 माइनस F2 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बीट फ्रीक्वेंसी मॉड ऑफ F1 माइनस F2, ये फॉर्मूला है। कोई डाउट किसी को यहां तक? no. जल्दी इसको कॉपी कर लो।
लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ ठीक है, जस्ट 2 क्वेश्चन कीजिए बीट्स का, एकदम आसान, सबका हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला है। बहुत ज्यादा इसमें स्कोप अभी इस दोनों क्वेश्चन में नहीं है कि आपको दिक्कत हो। जल्दी से बताइए।
बोलो फर्स्ट हुआ। बोलो। चलो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चलो देखो, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 280 हर्ज, है ना। हाँ सर। और 10 बीट्स अभी दे रहा है। मतलब जो सोनोमीटर वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 290 हर्ज हो सकती है या 270 हर्ज हो सकती है। ऐसी दोनों में से कोई एक होगी, तभी 10 बीट्स मिलेगा ना। बोलो जल्दी। ओ भाई साहब, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दोनों साउंड के फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हाँ सर 10 बीट समझा। पर सेकेंड है मतलब और ट्यूनिंग फोर्क का 280 है, मतलब उस सोनोमीटर वायर का या तो 290 होगा या 270 होगा। हाँ सर समझा। तो अगर 290 है इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। या अगर 270 है तो हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर, है ना। हाँ सर। अगर ये कहानी है तब तो 290 है, और अगर ये कहानी है तो 270 है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस स्लाइटली, इट प्रोड्यूस 11 बीट पर सेकेंड। तो टेंशन इंक्रीज करने से क्या हो गया? सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, अंडर रूट टी होगा उसमें, है ना। हाँ सर। तो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से बीट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हुआ, 10 से 11 हो गया, है ना। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाली कहानी है कि सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, वो इसी में पॉसिबल है ना। इसमें तो हाँ उल्टा हो सर। जाएगा ना। बोलो, मतलब सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 290 हो गई। हाँ सर। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। सेकेंड वाला करो।
बोलो सेकंड का हुआ आंसर कुछ? बोलो सेकंड का आंसर हुआ कुछ? अरे गुड। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस क्या होता है? V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी 1, दूसरे का हो जाएगा, और सेम मीडियम है तो सेम रहेगा, तो इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी 2, ऐसा होगा। बोलो। तो यहां से क्या होगा, लैम्डा 1 1 मीटर, तो 1 इंटू फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू 1.02 इंटू फ्रीक्वेंसी 2, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 इज 1.02 टाइम्स फ्रीक्वेंसी 2। ये मिला। दूसरा दिया है कि 6 बीट पर सेकेंड है, दिया है ऐसा, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 है ना। हाँ सो 1.02 माइनस 1 इंटू फ्रीक्वेंसी 2 इज 6, तो फ्रीक्वेंसी 2 कितना मिल गया, 6 अपॉन 0.02, दैट इज 300 हर्ट्ज हुआ। हाँ सर। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना हो गया, लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी 2। यस सर। लैम्डा 2 कितना था, 1.02, सो 1.02 इंटू 300, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो कितना होगा, 306। 306। तो अप्रोक्सीमेटली बोला है ना। अप्रोक्सीमेटली बोला है तो 300, यस सर। नियरेस्ट यही है ना 306 के। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। आगे बढ़े। यस। एकदम ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। चलो नेक्स्ट इज डॉपलर्स इफेक्ट। तो जब भी कभी सोर्स और ऑब्जर्वर ये दोनों अगर मोशन में रहे, तो उस केस में ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो सोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होता है, कुछ और सुनाई देता है। तो उसको क्या सुनाई दे, मतलब इस फेनोमेना को हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। है ना। कोई डाउट किसी को? सो when there is
relative motion between source and observer the frequency heard by observer is different than that of the source. This phenomena is called Doppler's effect. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यह है सोर्स, और यह है ऑब्जर्वर। सोर्स मान लीजिए इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर मान लीजिए इधर जा रहा है, ऐसे। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और जो साउंड है वो चारों डायरेक्शन में निकलेगा इसमें से, है ना। साउंड तो हर डायरेक्शन में निकलेगा ना। तो इस ऑब्जर्वर तक जो साउंड जाएगा वो ये है V। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो सुनने का प्रोसेस क्या होता है कि ये जो वेव पल्स है ये जिस स्पीड से ऑब्जर्वर के ईयर ड्रम को हिट करेगा, सो velocity with which sound wave strikes to observer's eardrum। हम लोगों के सुनने का प्रोसेस क्या है? साउंड स्ट्राइक करता है, कान में सेंसेशन होता है, इंटरप्रेट करते हैं, सुनते हैं, वही कहानी है। तो वो जितने से होगा वो ध्यान से देखोगे, वो V वेक्टर माइनस VO वेक्टर होगा, है ना। दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। हो गया ऐसा? बोलो। हाँ सर। ये इसी स्पीड से ऑब्जर्वर रुका हुआ होता तो V स्पीड से ही उसके ईयर ड्रम को हिट करता, है ना। तो ऑब्जर्वर आगे जा रहा है तो ये V माइनस VO से हिट कर रहा है ना। यस सर। ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट समझना, बहुत ही बढ़िया चीज है। इस तरह का डेरिवेशन हो सकता है नहीं समझ में आया। अब देखो, सोर्स यहां है, सोर्स से वेव पल्स निकल गया,
तो पहला वाला वेव पल्स यहाँ है, यहाँ पहुंचा अगर, तो दूसरा वाला जब ये स्ट्राइक करेगा उस समय सोर्स यहाँ पहुंच चुका होगा। तो हर दो वेव पल्स के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, जिसको कि आप वेवलेंथ कहते हो, वो अलग हो गया। देखो, सोर्स अगर आप, जैसे सोर्स की फ्रीक्वेंसी मान लो एफ है, रुको ऐसा करते हैं, ऐसे भी पहले लिखते हैं, लेट एफ नॉट इज इक्वल टू frequency of sound emitted by source। ठीक है, ठीक है, बोल भाई। तो 1/f0 क्या होगा? टाइम गैप बिटवीन टू consecutive emission of वेव साउंड डिस्टरबेंस, जो भी कह दो, साउंड। ऐसा होगा अगर फ्रीक्वेंसी 10 है, मतलब 10 यानी कि 10 डिस्टरबेंसेस पर सेकेंड निकल रहा है, मतलब हर दो कंसेक्यूटिव डिस्टरबेंस के बीच 1/10 सेकेंड का फासला है या ना? हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोर्स होगा ऐसा, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सोर्स साउंड एमिशन। ऐसे समझो, तुम एक जगह खड़ा होकर बुलेट छोड़े जा रहे हो, तो एक बुलेट गया, उसके 2 सेकंड बाद दूसरा बुलेट गया, तो दोनों बुलेट के बीच डिस्टेंस गैप कुछ है, बट तुम बुलेट भी छोड़े जा रहे हो, आगे भी जा रहे हो, तो हर दो कंसेक्यूटिव बुलेट के बीच का डिस्टेंस कम होगा ना? हाँ सर। या बुलेट छोड़ रहे हो और पीछे भी जा रहे हो, तो हर दो कंसेक्यूटिव बुलेट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। हाँ सर। तो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हुआ कि यह है हमारा सोर्स और यह है हमारा पहला डिस्टरबेंस जब पहुंचा, यहां पहुंचा। तो पहला डिस्टरबेंस कितना आगे चला जाएगा यहां से, जिस मोमेंट पर दूसरा डिस्टरबेंस एमिट होना चाहिए, ये वेवलेंथ होगा। बट जैसे ही दूसरा एमिशन शुरू हुआ, उस समय सोर्स तो यहां पहुंच चुका है, ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव पल्स। अब लैम्डा ये लैम्डा नॉट है, मान लो जो सोर्स नहीं चल रहा होता तो दो इमिशन के बीच ये डिस्टरबेंस होता ना, बोलो। अगर सोर्स अपनी जगह फिक्स होता तो पहला वेव पल्स निकला, वो यहां पहुंचा, जो भी डेल्टा टी टाइम है, उतने टाइम के बाद फिर दूसरा सोर्स यहां से, दूसरा वेव पल्स यहां निकलता, तो उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा नॉट होता। लेकिन दूसरा वेव पल्स जब निकला तब तक सोर्स भी तो आगे चला गया, तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका एपरेंट वेवलेंथ है ना? ये बात समझ आई? हाँ सर।
तो जो वेवलेंथ है मेरा, वो वेवलेंथ क्या हो गया, एक्चुअल वेवलेंथ माइनस डेल्टा एक्स, दैट इज एक्चुअल वेवलेंथ माइनस Vs into delta t, that is actual wavelength minus Vs into delta t हो गया 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी f नॉट, है ना। और ये एक्चुअल वेवलेंथ क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन f नॉट माइनस स्पीड ऑफ सोर्स अपॉन f नॉट। तो ये कुछ ऐसा हो गया v माइनस Vs अपॉन f नॉट, that is velocity of sound relative to source upon f naught, ये मुझे मिल गया लैम्डा एपरेंट। क्लियर? हाँ सर। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय लैम्डा एपरेंट, दैट इज f naught into velocity of sound relative to observer upon velocity of sound relative to source। ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज का है ना। वेक्टर के साथ लेंगे तो इस पे बहुत मजेदार हर साल क्वेश्चन पूछता है और बनते भी हैं। सो यहाँ पर VSO वेक्टर फॉर्म में, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, VSS मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। और जो रिलेटिव वेलोसिटी शुरू के चैप्टर में पढ़े थे उसका यहाँ पर तगड़ा इस्तेमाल है। इसको हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। एक चीज याद रहे, सोर्स के मोशन से वेवलेंथ पर इफेक्ट पड़ता है और ऑब्जर्वर के मोशन से जिस वेलोसिटी से वेव पल्स ऑब्जर्वर के ईयर ड्रम को हिट करेगा वो इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल।
आगे बढ़ूं, हो गया? बोलो। यस सर, हो गया। लिख लिया सब? तो बोलोगे, मेरे पूछने का इंतजार करते हो? लिख लिया सबने? क्या सर? लिख लिया सबने? हाँ सर, हो गया। एक दो सिंपल क्वेश्चन करो इस पे, एकदम फॉर्मूला बेस्ड।
बोलो फर्स्ट हुआ? बोलो। बस तुम लोग कुछ नहीं करता। चलो, ये सोर्स 1 है और ये ऑब्जर्वर है। पहले इस कॉम्बिनेशन को देखो। ये इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जर्वर भी। ठीक है। हाँ सर। इस कॉम्बिनेशन में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो क्या होगा? 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो साउंड किधर जा रहा है? आगे। कितने से? कुछ लिखा है? साउंड की स्पीड नहीं, क्या हुआ? अरे वो तो सोर्स का है, साउंड का स्पीड नहीं है, तो वी मान लो। मैं बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों दिखाता हूँ। वी इधर हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 30, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, तो वो भी 30, वो भी 30, तो ये 100 ही हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका इसको सोचने का ऐसा था कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। हाँ सर। मतलब सेम जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वही सुनाई देगा। इसी तरह दूसरे वाले को देखो। दूसरे वाले केस में ऑब्जर्वर इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जर्वर। सोर्स इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, है ना?
और साउंड किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी देखोगे ये भी 100 ही होगा। कैसे? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर v प्लस 30, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स ये भी v प्लस 30, तो ये भी 100 ही रहेगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। समझ आया कुछ? हाँ सर। ऐसे भी देखो, इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन है? नहीं है। इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन है? नहीं है ना? यस। फोर्थ बोलो। ये सोर्स S है, ये ऑब्जर्वर O है। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। ठीक है ना? हाँ सर। और साउंड किधर जाएगा? इधर जाएगा, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो ये साउंड हो गया। t इक्वल टू 0 पर इसका डिस्टेंस कितना है? d a कुछ तो लिखा है, डिस्टेंस a डिस्टेंस है। तो when they are separated by distance a pulse is emitted by source। तो सोर्स से एक पल्स एमिट हुआ। the pulse is received by o in time t1। तो बहुत सिंपल है, ये रिसीव हुआ, ये v से जा रहा है, तो ये कितनी देर में इसको मिलेगा? तो वो टाइम t1 कितना होगा? डिस्टेंस a अपॉन v माइनस v2, है ना? vs मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड यहां लिखा है। आया समझ में? हाँ सर। कॉमन सेंस है। यस। एक और करो। इजी क्वेश्चन है, तुरंत होना चाहिए।
बोलो, आया आंसर? बोलेगा हाँ सर। क्या आया? ये सोर्स है, सोर्स फिक्स्ड है, ठीक है, और इस डिटेक्टर को रिलीज किया, तो किसी टाइम t पर इस डिटेक्टर की स्पीड gt होगी v इक्वल टू u प्लस एटी से। हाँ सर। तो सोर्स से साउंड हर डायरेक्शन में निकलेगा, तो ये हो गया साउंड। डिटेक्टर मतलब ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसको जो सुनाई देगा वो क्या होगा, 100 नहीं 1000 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड v प्लस जी टी ऐसा होगा, हाँ डिवाइड सर। बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, तो सोर्स रेस्ट पर है, दैट इज v, है ना। बोलो, तो ये हो गया यस। 1000 इंटू 1 प्लस 10 इंटू टी अपॉन v इज इक्वल टू f। हुआ? बोलो, यस सर। that is f is equal to 1000 plus 10,000 इंटू टी अपॉन v। तो ये जो f वर्सेस t का ग्राफ हुआ, उसका स्लोप क्या होगा, यही स्लोप होगा। हाँ सर। ये स्लोप ऑफ f वर्सेस t ग्राफ होगा। हाँ सर। यहाँ पर f वर्सेस t ग्राफ का स्लोप क्या दिख रहा है, बोलो। 1000 अपॉन 30 दिख रहा है। हाँ सर। तो इन दोनों को इक्वल कर दो। सो 1000 अपॉन 30, दिस विल बी इक्वल टू 10,000 अपॉन v, तो v हो गया 300। आया समझ में? समझा। जल्दी कॉपी कर लो। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है लास्ट, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप। तो जो स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पढ़े थे, वन एंड फिक्स्ड वन एंड क्लोज्ड बोथ एंड फिक्स्ड वाला, याद है? सेम कहानी इसमें भी है। सर। ऑर्गन पाइप दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है बोथ एंड ओपन। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है बोथ एंड ओपन। और दूसरे को कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है
कि वन एंड ओपन वन एंड क्लोज, है ना। तो पहले ये नोमेनक्लेचर समझिए। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है बोथ एंड ओपन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है वन एंड ओपन। सो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हुआ बोथ एंड ओपन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब हुआ वन एंड ओपन। ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑर्गन पाइप हो, जैसे स्ट्रिंग में क्या था, फिक्स्ड एंड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता था, है ना, याद है। हाँ सर। वैसे ही क्लोज्ड एंड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, बट प्रेशर वेव डिस्प्लेसमेंट को प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में लिख सकते हैं। तो और दोनों के बीच हमेशा पाई का फेज होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, या फिर ये भी कह सकते हैं प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। एक ही बात है। आई बात समझ में। हाँ सर। अच्छा, और जो ओपन एंड होगा, उस ओपन एंड में हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड्स बनेगा, या ये भी कह सकते हैं प्रेशर का नोड बनेगा। है ना। ये दो चीजें याद रखनी है। रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स वही है जो पहले था, मैं कर देता हूं, बट उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। छोटा सा एक है इसमें चेंज, वो देखते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, इतना पहले कॉपी कर लो। जल्दी करो, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं आज, 5-7 मिनट खत्म कर दूंगा, ये लास्ट लेक्चर होगा।
हो गया। हो गया, ठीक है। अब देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसे देखो, तो जैसा मैंने कहा कि अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड प्रेशर का एंटी नोड और डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, ऐसा होगा। बोलना भाई। यस सर। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज रहेगा, हाँ सर। तो जहां क्लोज है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। यस सर। एक ये कहानी हो सकती है, एक ये कहानी हो सकती है, एक ये कहानी हो सकती है। जब ये वाली कहानी है तो इस लेंथ को हम λ/4 लिख सकते हैं। बोलो। हाँ सर लिख। और इस केस में लेंथ क्या हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/4, दैट इज 3 λ/4। समझ रहे हो कैसे? हाँ सर समझ। ये λ/2। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। हाँ, और ये λ/4 कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड मिला के हाँ दोनों का सम 3 λ/4। इस केस में लेंथ कितना हो जाएगा, 5 λ/4, है ना। तो पैटर्न दिख रहा है आपको, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 v, आई मीन f इज v/λ ना, v इक्वल टू f लैम्डा। तो λ/4l हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी इसको v/4l लिखेंगे, जो उसके हाँ नेक्स्ट वाला होगा उसको 3v/4l लिखेंगे, जो उसके नेक्स्ट वाला होगा उसको 5v/4l लिखेंगे। दिख रहा है? हाँ सर। तो ये कहलाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसी को बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन, या फर्स्ट ओवरटोन यहाँ पर कितना है, फंडामेंटल का थर्ड मल्टीपल, सो थर्ड हार्मोनिक। फिर जो सेकेंड ओवरटोन है वो फिफ्थ हार्मोनिक है ऐसा। हाँ सर। तो यहां से nth ओवरटोन को हम लिख सकते हैं 2n+1 इंटू v/4l। ये एक फॉर्मूला मिल गया, यस सर। है ना। ठीक वैसे ही अगर ओपन ऑर्गन पाइप है, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसके दोनों एंड ओपन होंगे। दोनों एंड ओपन होंगे मतलब उसके दोनों एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का नोड बनेगा। हाँ तो इस केस में लेंथ दिख रहा है λ/2, है ना। इस केस में लेंथ दिख रहा है 2 टाइम्स λ/2। एक दो दोनों आधा। इस केस में लेंथ दिख रहा है 3 टाइम्स λ/2, है ना। तो इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो v/2l है। जो फर्स्ट ओवरटोन है वो 2 टाइम्स v/2l है,
जो सेकेंड ओवरटोन है वो 3 टाइम्स V/12L है, दिख रहा है ना? बोलो। यस सर। तो फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। इसको सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। होगा ऐसा? यस सर। तो यहाँ पर nth ओवरटोन मेरा n+1th हार्मोनिक होगा, है ना? यस। सो इस केस में nth ओवरटोन इज इक्वल टू n+1th हार्मोनिक। और ऊपर वाले केस में nth ओवरटोन इज 2n+1th हार्मोनिक। हो गया ऐसा? हाँ सर। तो इसमें दिख रहा होगा केवल ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। हाँ सर। और इसमें ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स मिलेंगे, ऑल हार्मोनिक्स। यस। तो ये आपका हो गया स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। इसमें एक एंड करेक्शन होता है, प्रैक्टिकल है ये। जो ओपन एंड होता है ना, उस ओपन एंड पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पर प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है या प्रेशर का नोड है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ, उससे थोड़ा आगे प्रेशर का नोड बनता है प्रैक्टिकली। तो एक्चुअल में जो लेंथ ऑफ पाइप एल है, जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, और जो एक्चुअल लेंथ है वो उससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये जो थोड़ा ज्यादा होता है इसको एंड करेक्शन कहते हैं। सो एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप। एंड करेक्शन का रीजन क्या है कि at open ends of organ pipe, pressure node exists at a point just outside the pipe. Hence, air column vibrates in a length greater than actual length of organ pipe.
by a distance E is equal to 0.6 R. R is radius of pipe. ब्रैकेट में R is equal to radius of pipe. Known as end correction. तो अगर क्वेश्चन में एंड करेक्शन लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस टेकिंग एंड करेक्शन इनटू कंसिडरेशन लेंथ ऑफ पाइप, सब कुछ वही रहेगा फॉर्मूला में, जहां लेंथ ऑफ पाइप है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ प्लस 0.6 R ये लिख देंगे क्लोज्ड पाइप के लिए, क्योंकि उसका एक ही एंड ओपन रहता है, और L इज इक्वल टू L प्लस ट्वाइस इंटू 0.6 R दोनों साइड से, ये ओपन पाइप के लिए। रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। तो ये हो गया ऑर्गन पाइप। इसके साथ आपका सिलेबस खत्म। जल्दी से उसको कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। सर वेव मैकेनिक खत्म हो गया? हाँ हाँ, वेव साउंड दोनों। सर और वो आपका लेक्चर लगा ना ये वीक में? लगा हुआ है सर हमारे बैच का नहीं, सब बैच का। किसका? सर ऑल बैच का, ऑल बैच लगा है इस बार? पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं। हाँ, टॉपिक नहीं दिया है पर लगा है आपका लेक्चर। हाँ तो कुछ होगा, रिवीजन रिवीजन कुछ करा दूंगा। सर वही पूछना था, मतलब कुछ बचा है क्या? नहीं बचा कुछ नहीं। ठीक है सर।